प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी। हालांकि उनका असर पश्चिम बंगाल तक सीमित दिखाई देता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो बेशक अखिलेश यादव के साथ में खड़ी रहीं और लगातार उनके लिए प्रचार करने के लिए कई बार उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया। इसके बावजूद उनका वो जादू पश्चिम बंगाल के बाहर या उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। ये बात भी सही है कि ममता बनर्जी का नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों में, गोवा जैसे राज्यों में, कुछ और राज्यों में थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है, लेकिन असली लड़ाई उनकी पश्चिम बंगाल में है। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन किया है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन होंगे उसमें पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी, जो बीजेपी को बड़ी चुनौती दे सके या बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने से रोक सके। इसी रणनीति में पूरा विपक्ष लगा हुआ है। लेकिन अगर बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो तृणमूल कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी महागठबंधन की जरूरत नहीं है, ऐसा तृणमूल के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है। ममता बनर्जी की पार्टी के मुताबिक नीतीश कुमार का बीजेपी से गठबंधन टूट जाने के बाद जो परिदृश्य बना है उसमें 3 राज्यों में महागठबंधन मायने रखता है। इसके अलावा असम में भी वो संभावना है। 3 राज्यों की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये वो राज्य हैं जहां पर महागठबंधन का असर, और ये बात सही भी देखने को मिलती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो अभी इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखती हैं, फिर भी अगर कोई महागठबंधन बनता है उत्तर प्रदेश में बिहार की राजनीति की तरह और सारे के सारे दल बीजेपी के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं तो टक्कर बहुत बड़ी हो सकती है। हालांकि ये बात तो हम विधानसभा चुनाव के दौरान भी कह रहे थे, देखते आए हैं कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी, इनका एक होना या अन्य सभी दलों का एक छाते के नीचे आना बड़ा मुश्किल उत्तर प्रदेश में हो जाता है। लेकिन बिहार और झारखंड ऐसी जगह है जहां पर यह संभावना हो सकती है, असम में भी यह संभावना हो सकती है। इसके अलावा देश में कहीं और बीजेपी को टक्कर देने के लिए महागठबंधन की जरूरत नहीं है। तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तृणमूल नेतृत्व के मुताबिक पार्टी नेता का संदेश साफ है। तृणमूल विपक्षी नेतृत्व से घरेलू स्तर पर बात कर रही है ताकि ज्यादातर राज्यों में मुख्य मजबूत पार्टी का मुकाबला भाजपा से हो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस के साथ विपक्ष की रणनीति को लेकर बातचीत हुई है या नहीं। राज्यसभा में तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने आज कहा, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़कर तथाकथित महागठबंधन की जरूरत नहीं है। 21 जुलाई को मंच पर नेता ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वो लड़ेंगी, भाजपा को जहां कहीं भी हराने के लिए है तो सब एक साथ आएंगे। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु में द्रमुक, तेलंगाना में टीआरएस, पश्चिम बंगाल में तृणमूल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय ताकतें भाजपा के खिलाफ लड़ेंगी। हालांकि हमने एक रिपोर्ट में पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष अगर देखने को मिले, और इसकी संभावनाएं क्यों कम हो जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में ही हमने देखा है कि सभी दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आए। अब ये बात सैद्धांतिक तौर पर कि एक राज्य में हम लड़ रहे हैं, सारे हमको सपोर्ट करें, और दूसरे राज्य में जब आप लड़ेंगे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के बीच में, तो ये समीकरण देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में ये स्थिति बन पाएगी। और तृणमूल की जो कांग्रेस से दूरियां हैं और शरद पवार का ये कहना कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव नहीं है, ये अपने आप में इन दावों के खिलाफ बात दिखती है, उलट बात दिखती है। बहरहाल तृणमूल सूत्रों का दावा है कि अगले आम चुनाव में मोदी बनाम राहुल गांधी मॉडल का पालन नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो मैंने आपसे कहा कि शरद पवार ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आओ, राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस का चेहरा है, और राहुल गांधी से कांग्रेस के कई नेता बिदकते नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष के दूसरे सहयोगी क्यों उनके साथ में आना चाहेंगे या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। ये एक असफल मॉडल रहा है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस मानती है। इसके बजाय पीएम मोदी को संबंधित राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय दलों के मजबूत नेताओं के खिलाफ लड़ना होगा। तृणमूल का तर्क है कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस की लड़ाई में कोई वोट हत्यारा ना हो। आम आदमी पार्टी एक ऐसा फैक्टर है जिसने पंजाब में दिखा दिया कि किस तरीके से, और दिल्ली में इससे पहले, कि जहां जहां कांग्रेस खत्म हो रही है वहां आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस कहती है वोट हत्यारा, यानी कि कांग्रेस की जहां जहां सीधी लड़ाई है, ये भी दिलचस्प है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक, या छत्तीसगढ़ है, और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सीधी सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलती है। यहाँ कोई तीसरा आ जाता है जो कांग्रेस के भी खिलाफ है, बीजेपी के भी खिलाफ है, तो वो आपको कांग्रेस के ही वोट काटता दिखाई देगा, और कांग्रेस और कमजोर दिखाई देगी और बीजेपी और मजबूत होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस सिद्धांत के
के कई पहलू हैं। पहले महागठबंधन हुआ तो नेतृत्व का सवाल भी कांटा बन जाएगा। फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा छापेमारी की एक श्रृंखला और तृणमूल नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य की राजनीति में उथल पुथल के साथ ममता अभी खुद को विपक्ष के नेता के रूप में पेश नहीं करना चाहती हैं। उनके संदेश के बजाय सभी अपने अपने राज्यों में लड़ते हैं, वो मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा क्षेत्रीय दलों के लिए अपने अपने राज्यों में लड़ने की नीति का पालन करना स्वाभाविक और आसान है, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसके संगठन, कार्यकर्ता और उम्मीदवार पूरे देश में मैदान से क्यों हटे। बल्कि कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस विरोधी रणनीतियों में भागीदार होने पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तृणमूल नेतृत्व की गणना के अनुसार अगर भाजपा 2024 के चुनाव में करीब 250 सीटों के साथ फंसी हुई है तो दोनों पार्टियों के लिए बीजेडी और जगन रेड्डी की पार्टी का महत्व बढ़ जाएगा। ये सच है कि वो अब तक बीजेपी की बी टीम बनी हुई है, लेकिन बीजेपी कमजोर हुई तो ये दोनों पार्टियां विपक्षी खेमे में आ सकती हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों में एनडीए को पिछली बार के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी। हालांकि आपको याद रखना होगा कि 2019 में भी इसी तरह के गुणागणित किए जा रहे थे। और जब भी बात होती है क्षेत्रीय दलों की तो विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति अलग देखने को मिलती है, और जब बात होती है लोकसभा चुनाव की, इसको समझना होगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर है लोकसभा चुनाव का, चेहरा कौन है। आप अलग अलग राज्यों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए क्षेत्रीय दलों को ताकत दे सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों का चेहरा कौन है। प्रधानमंत्री को चुना जाता है, केंद्र की सरकार को चुना जाता है, और निश्चित तौर पर एक चेहरे को सामने रखना होता है, और ये इस वक्त विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को देखें तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जो भी दल हैं उनको ताकत दी जाए और राहुल गांधी या ऐसे किसी भी चेहरे पर ना लड़ा जाए। कहते तो ये भी हैं कि ममता बनर्जी चेहरा होंगी, कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, कि अरविंद केजरीवाल चेहरा होंगे जैसी सोच हो, लेकिन जब तक पहले ये तय नहीं होता है, ये एका देखने को नहीं मिलता है, बाद में तो बहुत सारे गणित देखने को मिल सकते हैं। और हमने देखा भी है कि कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है। ये आपको महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला, अभी बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार देखने को मिला। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का भी मेल हो जाता है, बेमेल से बेमेल गठबंधन बन जाते हैं। और ऐसे में बाद में क्या होता है ये दूर की कौड़ी है। शुरुआत में जब जनता के बीच जाया जाता है, वोटर्स के बीच जाया जाता है, तो चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस को फिलहाल लगता है कि किसी बड़े गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्षेत्रीय दलों को ताकत देनी पड़ेगी। कांग्रेस के साथ वो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लिहाजा ये भी विपक्ष की एक बड़ी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि खुद शरद पवार कहते हैं, इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आपको यदि कोई बड़ा मोर्चा बनाना है तो कांग्रेस को सेंटर में रखना होगा, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।